नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट। कल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि दांत तक का मुख गुहा में सबसे पहला अंग होता है दांत का। उसके बारे में अपने डिटेल से बातें की थी कि मानव को दांतों के उत्पत्ति के आधार पर क्या कहा जाता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और जो चूहे में दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, हाथी के बाहर निकले हुए जो लंबे दांत होते हैं वो कौन से होते हैं। और आज अपन फाइनली जीभ दांत के बाद में जो टॉपिक आता है जीभ, उस जीभ पर बातें करेंगे। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि जीभ होता है जो एक मांसपेशियों से बना हुआ मांसलांग होता है। जो मांसपेशियों से बना हुआ मांसलांग होता है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, ये केवल मांसपेशियों से बना हुआ होता है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जीभ का जो अपना डायग्राम है वो मैंने बना रखा है अपने को समझने के लिए, कि जिससे अच्छी सुविधा के लिए अपन समझ सके। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से अपनी जीभ होती है जो साइड में कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई थी, गलाफों में आपको कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई थी। अगर आपका मुंह खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, और नीचे इससे जुड़ा होता है जिसे फ्रेनोलम बोलते हैं। जैसे जीभ ऊपर उठाते हैं अपन, ऐसे ऊपर उठाएंगे ऐसे, तो नीचे कुछ ऐसा धागा सा लटका हुआ होता है जिससे चिपकी हुई होती है जीभ, उसे बोलते हैं फ्रेनोलम। जो फ्रेनोलम होता है वो हायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। जो फ्रेनोलम होता है वो धागा सा दिखाई देता है, वो हायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। तो फाइनली गाइज, साइड में से जो जुड़ा हुआ होता है भाग, वो होता है हायोड, और ये होता है हायोड बोन। अब बातें करते हैं कि अपनी जीभ होती है वो, उसके आधार पर अपने को क्या क्या स्वाद टेस्ट करने को मिलते हैं, किस प्रकार से अपन स्वाद की जांच कर लेते हैं कि ये मीठा खा रहे हैं, ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये नमकीनी स्वाद है। तो इसका हमें कैसे पता लगता है? जीभ पर होती हैं दो स्वाद कलिकाएं। मैं आपको बताऊं कि जो ये देखो, ये बारीक बारीक से रेड पेन से मैंने दर्शा रखी है, ये होती हैं स्वाद कलिकाएं। इन्हें अपन स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। और ये ही स्वाद कलिकाएं होती हैं जो ही अपने को टेस्ट करवाती हैं, यानी कि स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। तो सबसे पहले आगे वाले पार्ट का बात करते हैं। जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है, यानी कि कभी भी जब भी अपन खाते हैं कुछ चीज तो मीठा लगता है सबसे पहले, क्योंकि वो आगे वाला पार्ट होता है जो जीभ का, वो मीठाई टेस्ट करवाता है। फिर उसके पीछे चलते हैं अपन, तो थोड़ा ये बीच वाला हिस्सा हो गया, ये करवाता है अपने को नमकीनी। ये नमकीनी टेस्ट करवाता है, यानी कि नमकीनी स्वाद देता है, खट्टा मीठा सा होता है जब, वो नमकीनी स्वाद देता है। फिर इस साइड वाला देखते हैं, तो ये स्वाद अपने को देता है खट्टा। ये देखो दोनों साइड से खट्टा स्वाद देता है, लेफ्ट से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से अपने को खट्टा स्वाद देता है। इस खट्टा स्वाद का ज्ञान करवाता है दोनों साइड का। और पीछे वाला अपन देखते हैं तो कड़वा होता है, ये कड़वा स्वाद अपने को टेस्ट करवाता है। और जो बीच वाला भाग होता है, ये कुछ गोल आकृति में बना हुआ, ये होता है स्वादहीन, यानी कि स्वाद का ज्ञान नहीं करवाता है। यहाँ पर स्वाद कलिकाएं बहुत ही कम होती हैं, इसलिए इससे स्वाद का ज्ञान नहीं होता है। तो कुछ इस प्रकार से अपनी जीभ की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है। पीछे वाला भाग जुड़ा होता है फ्रेनोलम से, जो धागा सा लटका हुआ होता है। जैसे जीभ को अपन ऐसे उठाएंगे तो एक धागा सा नीचे लटका हुआ होता है, वो फ्रेनोलम के द्वारा हायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। और साइड में आपको बताऊं कि ये हायोड से जुड़ा हुआ होता है, गलाफू में जब जुड़ा हुआ होता है, गलाफू के जो निचले वाला जबड़ा होता है उसमें जुड़ा हुआ होता है, तो वो हायोड से जुड़ा हुआ होता है। जीभ का सबसे आगे वाला भाग मीठा टेस्ट करवाता है, लेफ्ट और राइट वाला भाग अपने को खट्टा टेस्ट करवाता है, और उसके बीच में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये अपने को नमकीनी टेस्ट करवाता है। और बीच में बीचों बीच जो गोलाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर अपने को कोई भी ज्ञान नहीं होता, ये स्वादहीन होता है क्योंकि स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती। और पिछला भाग कड़वा टेस्ट करवाता है। अब आगे बात करते हैं अपन जीभ के कार्य। अब जीभ के कार्य क्या क्या है, तो सिंपली मैं बताऊं आपको, जीभ के कार्य हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। सिंपली अपने देखा कि जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वाद कलिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे स्वाद का ज्ञान कम होता जाता है। जैसे अपनी उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती बढ़ती जाती है, तो ये स्वाद कलिकाएं होती है ना, इनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे अपने को स्वाद का ज्ञान कम होता है। जैसे बुजुर्ग लोगों को स्वाद का ज्ञान कम होता है। और जैसे बच्चा होगा तो उसको अगर अपन भोजन देंगे तो वो कोई ना कोई कमी निकाल देगा भोजन में, कि इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, तेल ज्यादा डाल दिया है। तो कुछ इस प्रकार से कुछ ना कुछ सब्जी या खाने में कुछ में कमी निकाल देगा, क्योंकि उसको स्वाद का ज्ञान ज्यादा होता है, क्योंकि स्वाद कलिकाएं ज्यादा होती हैं। और बुजुर्ग लोगों को अपन जैसी भी रोटी देते हैं, सब्जी दे देते हैं, वो खा लेते हैं और वो सब
अच्छा बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनकी स्वाद कलिकाएं मर गई हैं, यानी बहुत कम हो गई हैं, जिससे उनको ज्ञान कम होता है। सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे खराब दे रहे हो वो भी अच्छा लगता है, और जो अच्छा दे रहे हो वो तो और भी अच्छा लगता है। और जीभ होती है बोलने में सहायक। हमारी जीभ होती है जो बोलने में सहायक होती है, जिससे अपन आवाज निकालते हैं, बोलते हैं, हवा को रोक के शब्दों का उच्चारण करती है। आप बातें करते हैं जीभ भोजन को घुमाने में कार्य करती है, यानी जीभ होती है जो भोजन को घुमाने का कार्य भी करती है, कि घुमा घुमा के जहीं नहीं पचा है, नहीं कटा है, नहीं चबा है दांतों के द्वारा, वो दांतों के नीचे भेजती है घुमा घुमा के, तू इसको काट चबा। तो इस प्रकार से इधर से उधर घुमा घुमा के उसमें लार मिला के अच्छी तरीके से दांतों के नीचे देती जाती है। जीभ का नियंत्रण परम मस्तिष्क में उपस्थित वाणी के अंदर द्वारा होता है, यानी कि जीभ का जो नियंत्रण है, जीभ को हैंडल कौन करता है, यानी परम मस्तिष्क में उपस्थित वाणी केंद्र द्वारा होता है। परम मस्तिष्क में वाणी केंद्र उपस्थित होता है, जिसके द्वारा जीभ का नियंत्रण होता है। अच्छा, जो मेंढक की बाहर निकली हुई जीभ होती है, वो कीटों का भक्षण कार्य करती है। जो मेंढक छिपकली होती है, वो कीटों के भक्षण का कार्य करती है। जो मेंढक की बाहर यानी कि जीभ होती है, वो क्या कार्य करती है? कीटों का भक्षण करती है, जैसे तुरंत पकड़ के इस प्रकार से खींच लेती है तुरंत। तो ये कीटों को भक्षण का कार्य करती है। गाय, भैंस तथा ऊंट की जीभ खुरदरी होती है। गाय और भैंस तथा ऊंट की जीभ की होती है, वो जीभ खुरदरी होती है, जो शरीर पर रोम को साफ करती है। जैसे गाय भैंस की खाद चलती है बालों में, तो वो अपने जीभ के द्वारा ही खोर लेती है। तो जीभ होती है कैसी? खुरदरी, जिससे अपनी पीठ की वो सफाई कर लेती है। अच्छा, ये तो जीभ का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन यवला का। जैसे आगे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लटका हुआ पार्ट अपने को दिखाई देगा। इस प्रकार से मुंह खोलेंगे तो इस प्रकार से लटका हुआ पार्ट दिखाई देगा, उसको बोलते हैं अपन यवला। यानी कि साधारण भाषा में बताऊं तो उसको बोलते हैं अपन कागली, कागला या फिर कागली ऐसे बोलते हैं। तो मेरे यहाँ तो कागली बोलते हैं, और आपके वहाँ पता नहीं कागला बोलते हैं या कागली। तो ये होती है यवला, साइंस की भाषा में से अपन यवला बोलते हैं। अच्छा, ये मुख गुहा में पाया जाता है। यवला होती है जो मुख गुहा में पाया जाता है। यवला मांसपेशियों का बना हुआ अंग होता है, ये भी मांसपेशियों का बना होता है। यवला भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलने का कार्य करता है। अच्छा, यवला का कार्य क्या है? कि जो मुख गुहा से भोजन आएगा ग्रसनी में, यानी कि मुख हुआ से भोजन आएगा, उसको ग्रसनी में धकेलने का कार्य करती है। ये आगे की तरफ भेजती है, ग्रसनी में भेजती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यवला का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण सोते समय यवला लगातार कठोर तालू से टकराता है, जिससे एक ध्वनि का निर्माण होता है। उसे खर्राटे कहा जाता है। अच्छा, खर्राटे किसे कहा जाता है? मैं बताऊं आपको कि जो उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती बढ़ती जाती है, तो उसके साथ साथ जो यवला होती है अपनी कागली होती है, उसकी आकार भी बढ़ता हुआ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ती हुई जाती है। और वो इतनी बढ़ जाती है कि जब सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो श्वास जब कैसे बाहर निकलती है ना, अपन श्वास लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालते टाइम वो कठोर तालू से टकराती है, लगातार उठती है, फिर कठोर तालू ऊपर वाला तालू होता है उससे टकराती है। तो टकराने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि का निर्माण होता है, उसे अपन खर्राटे कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपने खर्राटे बनते हैं, जिससे जैसे ये वाला कठोर तालू से टकराएगी तो उस खर्राटों का निर्माण होगा, क्योंकि धुन वो गैस है जो डिस्टर्ब होगी तो फिर आवाजें निकलेंगी, और आवाज मुंह तो बंद रहेगा, आवाजें निकलेंगी किसके द्वारा? नाक के द्वारा। तो उसे अपन खर्राटे कहेंगे। अच्छा, खर्राटे को पहले मैं लार ग्रंथि से पहले आपको खर्राटे के बारे में बताता हूँ कि जर्मनी और ऐसे देशों में अगर आप जाओगे तो वहाँ है ना खर्राटे लेना, यानी कि उसके लिए एक, जैसे बीवी और मियाँ बीवी हैं, तो अगर उसका मियाँ वो ले रहा है खर्राटे, तो बीवी है ना तलाक ले सकती है कि मेरा पति है जो खर्राटे लेता है रात को, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहूंगी। और इस प्रकार से वो छोड़ के जा सकती है जर्मनी और इटली जैसे देशों में। और अपने भारत में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि उसका पति अगर खर्राटे ले रहा है, पत्नी अगर खर्राटे ले रही है, तो उसको तलाक दे के जा सके, क्योंकि अपना जो भारत का जीवन जीने का तरीका है वो बहुत ही सुगम तरीके से बनाया गया है। 5 नंबर पर अध्ययन करते हैं लार ग्रंथियां। तो मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अच्छा, मानव के शरीर में होती हैं वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां क्यों जरूरी है? लार ग्रंथियां इसलिए कि इनसे लार रस आएगा, और लार रस भोजन में मिलेगा तो उसको लसलसा कर देगा भोजन को, इसलिए लार ग्रंथियों से लार रस आता है। और भोजन को मतलब सूखा न जाकर कंठ में, क्योंकि सूखा जाएगा तो यार कहीं ना कहीं हल जाएगा, तो उसके कारण लार ग्रंथियां जरूरी हैं और लार रस का स्राव करती है। मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये कौन
कौन से होते हैं? पैरोटिड। ये पैरोटिड है, ये सब मैंडिबुलर है, ये सब लिगवल है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिगवल। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड होती है जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियां लार रस का स्राव करती हैं। मैं बताऊं, आपको पहले ही बता दिया था कि लार ग्रंथियां लार रस का स्राव करेंगी। इसका पीएच होता है जो 6.4 से 6.8 तक होता है। और इसमें पानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लार रस में पानी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। टाइलिन एवं लार एमाइलेज। लार रस में टाइलिन एवं लार एमाइलेज पाया जाता है। लार रस में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो सिंपली बताऊं, टाइलिन और लार एमाइलेज ये भोजन में मिलता है, जो एक तरह से मतलब भोजन को पचाने का काम करता है। और ये लाइसोजाइम, लाइसोजाइम भी लार में पाया जाता है, जो भोजन में आई हुई यानी कि सूक्ष्म जीव जैसे जहरीले जीव होते हैं, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम। अच्छा, अब बातें कर लेते हैं अब टाइलिन और लार एमाइलेज की, कि टाइलिन लार एमाइलेज अपना जो क्या काम करता है भोजन में मिलने के बाद में। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है। मैंने सिंपली पहले बता दिया यहाँ आया था तब कि जो टाइलिन और लार एमाइलेज है वो भोजन को पचाने में काम करता है, कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का 30% स्टार्च का पाचन मुख कुआ में होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टार्च का पाचन कर देता है। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, यानी टाइलिन होता है जो स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च फिर ये टाइलिन, इसकी पीएच जब टाइलिन स्टार्च पर कार्य करता है तो इसकी पीएच 6.8 हो जाती है और ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब देखते हैं अपन लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है, जिसमें जीवाणु नष्ट हो जाता है। यानी कि ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। जो भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं अपने भोजन में उनको नष्ट करता है। ये जीवाणु, जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका भित्ति यानी कोशिका सेल को गला देता है, जिससे कोशिका वॉल को गला देता है, यानी कोशिका की जो दीवार होती है, बाहरी आवरण होता है, उसको गला देता है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाता है। यानी कि गौमूत्र को पवित्र माना जाता है, क्योंकि गौमूत्र में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो गौमूत्र होता है उसको पवित्र क्यों माना जाता है? सिंपली आज आपको पता चलेगा कि गौमूत्र को पवित्र इसलिए माना जाता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करता है। इसलिए अपन लाइसोजाइम इसका गौमूत्र का घरों में छिड़काव करते हैं। कभी आपको घर वाले बोले होंगे कि आप ब्याई हुई गाय का गौमूत्र लेके आओ जिससे अपन अपने घरों में छिड़काव करें। तो कभी ऐसे मत कर लेना कि मानव के मूत्र का छिड़काव कर दो, आप गौमूत्र की जगह कि मानव मूत्र का छिड़काव कर दो, नहीं तो भाई साहब लग जाएगी आपकी। तो गौमूत्र का छिड़काव करना है। मानव मूत्र में लाइसोजाइम एंजाइम नहीं पाया जाता है, गौमूत्र में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, इसलिए गौमूत्र का छिड़काव करने के लिए घरों में बोला जाता है। जिससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं हानिकारक, वो नष्ट हो जाती है और एक नई एनर्जी प्राप्त होती है। अच्छा, अब देखते हैं ग्रसनी। अब पार्ट आता है अपना ग्रसनी। ये ग्रसनी का डायग्राम देख लीजिए आपने। कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है ग्रसनी का। अपने शरीर में कुछ इस प्रकार से ग्रसनी होती है। ये मुखवा से स्टार्ट होती है, इधर ये ग्रसनी निकला हुआ है और यहीं पर ये ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस या गाढ़े ढक्कन बोलते हैं। ये देखो, ये श्वास नली पर है, इधर फेफड़े हो जाते हैं अपने स्टार्ट और ये ग्रसनी होती है, श्वास नली है। तो एक एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन बोला जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है, यानी कि श्वास में ना जाए भोजन, सीधा पेट में जाए, यानी कि आमाशय में जाए। अच्छा, गर्सनी ये भोजन तवायों का ओबेनिस्ट मार्ग होता है। गर्सनी एक ऐसा अंग है जो यानी कि जिससे श्वास भी आएगा, जिससे भोजन भी आएगा। इस साइड से नाक से श्वास आएगा, इससे भोजन आएगा। गर्सनी से होकर ही दोनों भोजन भी आता है, श्वास भी आता है। श्वास सिंपली अपने फेफड़ों में चला जाता है और भोजन पेट में आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि गाठी ढक्कन होता है ना, कई बार खुला रह जाता है। जब भोजन निगलते हैं अपन, ग्रास निगलते हैं, तो ये खुला रह जाता है, जिससे अपना भोजन होता है वो कई बार निकल के इसमें चला जाता है फेफड़ों में, जिससे बहुत ही तेज हवा निकलती है। उस भोजन के टुकड़े को निकालने के लिए बहुत तेज हवा निकलती है और जब बाहर भोजन का टुकड़ा निकलता है उसको अपन हिचकी बोलते हैं। यह भोजन तथा वायु का उपनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी होता है जो भोजन तथा वायु का उपनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें पाचन किसी भी प्रकार भोजन का पाचन नहीं होता, इसलिए ग्रसनी में पाचक की प्रक्रिया नहीं होती है। ग्रसनी में केवल कर्मान कुंचन गतियां होती हैं। कुछ इस प्रकार से गतियां होती हैं, इस प्रकार से कर्मान कुंचन, जैसे सांप की तरह गतियां होती हैं, जिसकी सहायता से भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है, जिसकी सहायता से भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है। कुछ इस प्रकार से गतियां होती है, जैसे ये भोजन है इधर, तो यहीं से
पीछे से निकलेगा, आगे खुला हो जाएगा, फिर यहाँ से दबेगा, फिर आगे खुला हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से क्रमांकुंचन गतियाँ करता हुआ यानी कि ग्रसिका में भोजन प्रवेश कर जाता है। ग्रसनी पर एपोग्लोटिस या घाटी ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। मैंने अभी बताया कि एपिग्लोटिस और घाटी ढक्कन का कार्य क्या होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जैसे अपन भोजन अंदर लेंगे तो ये ढक्कन होता है जो श्वास पर आ जाएगा, यानी कि श्वास नली पर आ जाएगा, श्वास की प्रक्रिया बंद हो जाती है। जब अपन भोजन निकलते हैं तो श्वास नहीं लेते हैं। कभी भी अभी भी आप तो करके देख लेना, जब भोजन खाओ तो जब आप ग्रास को निगलोगे तो अपनी श्वास बंद हो जाएगी, और जब आप इसको श्वास लोगे तो आप भोजन नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये घाटी ढक्कन इसलिए काम करता है कि जब निगलोगे तो ये इस पर हो जाएगा, क्लोज कर देगा नली को, और जब आप श्वास लोगे तो इसको ओपन कर देगा, जिससे अपना भोजन श्वास नली में नहीं जा सके, सीधा उधर गुहा में जा सके, पेट में जा सके। कई बार गलती से भोजन का टुकड़ा श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। कई बार होता है जो गलती से भोजन का टुकड़ा श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। किस कारण कर जाता है? क्योंकि अपना भोजन खाने पर नियंत्रण नहीं होता, ध्यान नहीं रहता है, जल्दी जल्दी में खाते हैं, तो ये श्वास नली का ढक्कन जो आ नहीं पाता, इसलिए इसमें छिटक के भोजन चला जाता है, जिसके कारण डायफ्राम में लगातार संकोचन तथा शीतलन होता है। जिसके कारण डायफ्राम यानी डायफ्राम होती है, उसमें लगातार संकोचन शीतलन, संकोचन शीतलन, कुछ इस प्रकार की गतियां होती है, ऊपर नीचे, जिसके कारण एक ध्वनि का निर्माण होता है जिसे हिचकी कहते हैं। अच्छा, इसके कारण एक ध्वनि का निर्माण होता है, वो हिचकी, जिसे हिचकी कहते हैं। हिचकी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस भोजन को बाहर निकालने के लिए इसका झटके से आते हैं। जैसे वो डायफ्राम होता है, नीचे से धक्का मारेगा फेफड़े गए, तो फेफड़े बिछेंगे, फिर खुलेंगे, फिर सिकुड़ेंगे, फिर चौड़े होंगे, फिर सिकुड़ेंगे, फिर चौड़े होंगे। तो उस भोजन को निकालने के लिए बार बार श्वास तेजी से आएगा, फेफड़ों से बाहर निकलेगा, जिससे कि वो भोजन का टुकड़ा या पानी गया है वो बाहर निकल सके। तो उसको अपन एक ध्वनि निर्माण होती है, उसको बोलते हैं अपन हिचकी। अच्छा, अब देखते हैं ग्रसिका। यहाँ तक हमने गर्सनी तक पढ़ लिया, तो गर्सिका के बारे में अब अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको जो मैंने आपको जानकारी दी है गर्सनी तक, आपको पाचन तंत्र में अच्छी लगी होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको लगभग जो 1.5 घंटे में क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपको 15 मिनट में पढ़ा दे रहा हूँ, और अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ कि किस किस प्रकार से अपने को ग्रसनी में पाचन तंत्र कैसे काम करता है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं, टाइलिन क्या होता है, लार माइलेज क्या होता है, लाइसोजाइम क्या कार्य करता है, ग्रसनी में भोजन कैसे जाता है, ग्रसनी में कोई एंजाइम मिलता है नहीं मिलता है, एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन का कार्य क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगली नेक्स्ट भाग में। तो जय हिंद, जय भारत।